आवाज पहुंच रही है मेरी? जी सर। जी सर। ठीक। यस सर। सबको सबको नमस्ते, सबका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी कि भारत दुर्दशा नाटक की मूल संवेदना या मूल प्रतिपाद्य क्या है। चर्चा पर्याप्त थी और मैंने एक रिकॉर्डिंग भी भेज दी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको देख सुन रहे होंगे। उसी के आधार पर अपना नोट्स भी तैयार करेंगे, ठीक है ना? और नोट्स तैयार करेंगे तो मैं आप लोग को कहूंगा तो आप लोग मेल करिएगा, जिस मेल आईडी को दूंगा उस पर लिख के भेजिएगा। मैं कुछ उत्तर चेक कर लूंगा, अगर कुछ संशोधन की जरूरत होगी तो बताया जाएगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो दूसरा प्रश्न बन सकता था कि नाट्य कला की दृष्टि से भारत दुर्दशा का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो मतलब नाटक की जो मापदंड होते हैं उसके हिसाब से भारत दुर्दशा क्या है या उसकी समीक्षा करें, कितना उस पर सटीक बैठता है, उन मापदंडों पर नाटक के कितना खरा उतरता है, इसकी चर्चा करनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि मैंने पिछली क्लास में थोड़ा बहुत आपको संकेत दिया था कि इसमें परंपरागत जो शास्त्रीय नाटक का विधान है और आधुनिक नाट्य शैली है उसका सम्मिश्रण है। उसको आज हम थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं, लेकिन नाटक के भी दो रूप होते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए, एक तो कि नाटक के जो प्रतिमान है वो, दूसरा किसी भी नाटक की सफलता तब मानी जाती है जब वह नाटक मंच पर अभिनीत किया जा सके। ये एक बुनियादी शर्त होती है साहित्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा नाटक के संदर्भ में। नाटक उसी को कहते हैं या वही नाटक सफल माना गया शुरू में, जो नाटक का जो इतिहास जहां से जुड़ता है भरत मुनि से, वहां से लेके आधुनिक काल तक नाटक उसी को माना जाता था जो मंच पर अभिनय हो, जिसे मंच पर प्रस्तुत किया जा सके। तो अगर हम ये प्रश्न करते हैं कि नाट्य कला की दृष्टि से भारत दुर्दशा का मूल्यांकन कीजिए, तो इस प्रश्न के जवाब के दो पहलू बनते हैं। पहले तो नाटक का कौन सा रूप ये अपने आप में है भारत दुर्दशा, दूसरा कि यह मंचीय है कि नहीं, अभिनय है कि नहीं, इसको मंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है कि नहीं, खेला जा सकता है कि नहीं। ठीक है ना? तो जब भी आप उत्तर तैयार करेंगे इन दोनों पहलुओं को साथ में लेकर के चलेंगे। तो जो पहला पहलू बनता है कि वो नाटक है, किस तरह का नाटक है, उस पर बात करते हैं। लेकिन नाट्य रूप का जो अर्थ होता है वह यह है कि कोई भी नाटक अपनी संरचना में किस प्रकार का है। जिस प्रकार से विभिन्न कविताएं अपनी संरचनात्मक जो संरचनात्मक विभिन्नता होती है उसके कारण वो अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ती है, जैसे महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक, गजल, गीत, दोहा, सोरठा, है ना? तो ये है सब की सब कविताएं, लेकिन अपनी जो उनकी संरचनागत विशेषता है या विभिन्नता है, थोड़ा वो जो डिफरेंस है, उसके चलते उनको हम लोग महाकाव्य या खंड काव्य या मुक्तक या गीत, गजल, इन सब में हम लोग वर्गीकृत करते हैं। देख करके उसकी संरचना को समझ करके बताते हैं कि ये कविता है, ये गीत है, ये पद है, ये दोहा है, या सोरठा है। तो है सब कविताएं, बस फॉर्मेट अलग अलग है, संरचना उनकी अलग अलग है, स्ट्रक्चर। इसी तरह से नाटक के भी कई प्रकार माने गए। हमारी जो परंपरागत दृष्टि रही है उसमें नाटक के मुख्यतः दो भेद हैं, रूपक और उपरूपक। नाटक के कौन से दो भेद हुए? रूपक और उपरूपक सर। हाँ, और रूपक के भी 10 प्रकार माने गए। जो शास्त्रों में, भारतीय नाट्य शास्त्र जो परंपरा रही है, जो हमारे यहाँ की जो चिंतन शैली रही है, उसमें रूपक के भी 10 प्रकार माने गए हैं और उपरूपक के 18 प्रकार माने गए। तो भारत दुर्दशा के नाट्य रूप का निर्धारण करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो यह भारतीय परंपरा में रूपक और उपरूपक, उसमें भी जो है 10 रूपक के भेद और उपरूपक के 18 भेद, इनमें से कौन से रूप में भारत दुर्दशा फिट बैठती है, भारत दुर्दशा कौन सा
की संरचना किससे मैच करती है, हमें यह इसके नाट्य रूप का निर्धारण करते समय देखना होगा। मैंने चर्चा की थी कि भारतेंदु ने नाटक के शुरुआती पृष्ठ में इसे नाट्य रासक कहा है। नाट्य रासक के लिए उन्होंने कहीं कहीं लास्य रूपक शब्द का भी प्रयोग किया है। लास्य रूपक, ध्यान से देखिएगा उसमें आप लोग, तो आपको दिखाई पड़ेगा नाट्य रासक या लास्य रूपक। ये याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जा सकता है कि भारत दूरदर्शा को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस प्रकार का नाट्य रूप माना है। उत्तर होगा नाट्य रूपक या लास्य, सॉरी, उत्तर होगा नाट्य रासक या लास्य रूपक। क्लियर? जी बोले? सर। बोलिए ना। सॉरी, फिर से बोले? जी सर। मैंने ये कहा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दूरदर्शा नाटक का कौन सा रूप माना है, उत्तर होगा नाट्य रासक या लास्य रूपक। लास्य में ला आधा दंत स य रूपक, लास्य रूपक। तो अपने नाटक के शुरुआती पृष्ठ में उन्होंने नाट्य रूपक या लास्य रूपक कहा है, और इसका मतलब ये हुआ कि भारतेंदु के अनुसार या तो इसे नाट्य रासक माना जाए या लास्य रूपक माना जाए। जाहिर है कि भारतेंदु इस नाटक के मौलिक रचना विधान के कारण और निर्णय की स्थिति में थे, और ये तय नहीं कर पा रहे थे कि इसे किस रूप में हम लोग निश्चित रूप से रखें। क्योंकि देखिए, नाट्य रासक के लिए भी कुछ तयशुदा पैमाने हैं कि ये तत्व रहेंगे तभी नाट्य रासक होगा, या ये तय चीजें रहेंगी तो लास्य रूपक रहेगा। अब उन्होंने चूंकि पश्चिमी और भारतीय दोनों शैली को मिला करके, साथ ही साथ पारसी शैली को मिला करके बहुत सारी शैलियों का सम्मिश्रण कर दिया था, इसलिए वो भी आप कह सकते हैं कि एक अनिश्चय की स्थिति में थे कि इसको हम कौन सा पर्टिकुलर रूप कहें। इसीलिए उन्होंने उसको नाट्य रासक या लास्य रूपक कह दिया। अब ये समझना जरूरी है कि लास्य रूपक का अर्थ है ऐसा नाटक जिसमें नृत्य और गीतों की प्रधानता हो। लास्य रूपक जिसको मैं कह रहा हूँ, लट्टू ल वाला, लास्य रूपक का अर्थ है ऐसा नाटक जिसमें नृत्य और गीतों की प्रमुखता हो। लास्य का अर्थ ही होता है नृत्य। तो प्रश्न उठता है कि क्या इस नाटक को आप नृत्य और गीत प्रधान रचना मान सकते हैं? तो आप देखेंगे तो नाटक में नृत्य के 3 प्रसंग हैं। अगर नाटक को ध्यान से पढ़ा होगा तो 3 जगह नृत्य आए हैं। तीसरे अंक में भारत दुर्दैव और सत्यानाशी फौजदार को नाचते हुए दिखाया गया है। ये तीसरे अंक में आया है, भारत दुर्दैव और सत्यानाशी फौजदार नाचते हुए दिख रहे हैं। और जबकि चौथे अंक में आप देखेंगे तो अंधकार नाम का जो पात्र है उसको अस्खलित नृत्य करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावे नाटक में कई गीत अवश्य हैं, परंतु इस नाटक की संरचना ऐसी नहीं है कि इसे हम लोग लास्य रूपक कायदे से कह सके, क्योंकि इसमें नृत्यों की संख्या भी बहुत कम है, और बल्कि सभी जो नृत्य है ना, वो खलनायक पक्ष की ओर से दिए गए हैं। नायक पक्ष की तरफ से नृत्य है ही नहीं। तो नाटक में एक उसकी आत्मा होती है कि उसका जो नायक है वही नाटक के सर्वश्रेष्ठ अवयवों को धारण करता है। तो इसको सीधी भाषा में समझें तो फिल्म में जो नायक होता है सबसे ज्यादा डायलॉग उसी के हिस्से आते हैं। तो नाचने का, गाने का, प्रसन्नता मनाने का, जीवन के उत्सव मनाने का अधिकार नायक को माना गया है परंपरागत ढंग से। और इस नाटक में जिसको लास्य रूपक अगर हम कहेंगे, नृत्य और गीत प्रधान रचना कहेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें नायक की जगह खलनायक ही नृत्य कर रहे हैं। और चूंकि खलनायक कर रहे हैं इसलिए मस्ती और आनंद का भाव कम है, भय और आतंक का भाव ज्यादा है। अगर नायक करता है तो उसमें एक खुशी होती है, एक पॉजिटिविटी होती। यहाँ पर खलनायक कर रहे हैं तो खलनायक का नृत्य तो भय और आतंक क्रिएट करता है। तो कुल मिलाकर रचना का प्रभाव वैसा नहीं पड़ता जैसा एक लास्य रूपक से हम अपेक्षा करते हैं। लास्य रूपक नाटक की जो विधा है, नाटक की जो आत्मा है, या नाटक का जो उद्देश्य लिखा भरत मुनि ने, उन्होंने उसमें कहा कि लोगों के
सच्चरित्र लोगों के चित्त की विश्रांति के लिए। अगर आप लोगों ने भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ा होगा, उसमें काव्य प्रयोजन पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा, समझा होगा कि काव्य प्रयोजन के तहत भरत मुनि ने ये कहा था कि नाटक जो कि काव्य का एक रूप था, उसका भी निर्माण इसलिए होता है कि जो साधु जन है, श्रेष्ठ जन है, उनके चित्त को विश्रांति मिले, उनके हृदय को आनंद मिले। अब अगर किसी नाटक में, किसी नाटक के रूप में खलनायक ही अट्टहास कर रहा है, नृत्य कर रहा है, तो उससे किसी साधु जन को, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को आनंद तो नहीं मिलेगा, उसके चित्त को विश्रांति तो नहीं मिलेगी, और व्यग्र होगा, और व्यथित होगा, और बेचैन होगा। तो यह कहीं न कहीं नाटक या लास्य रूपक का जो उद्देश्य है, उसके उल्टी बात हो जाएगी। इसलिए लास्य रूपक के पैमाने पर आप बहुत हद तक भारत दुर्दशा को सही नहीं मान सकते। अब दूसरी बात पर विचार करते हैं, जब वो नाट्य रासक कहते हैं, तो नाट्य रासक के लक्षणों का परिचय आचार्य विश्वनाथ ने भी दिया है, और इसमें भारतेंदु ने भी कहा है। जो आचार्य विश्वनाथ ने कहा है वही बात लगभग भारतेंदु ने कही है। आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा है? उन्होंने नाट्य रासक के मुख्यतः 5 लक्षण माने हैं। पहला लक्षण है एक अंक का होना, एक अंकीय, उसमें एक ही अंक हो। दूसरा, उदात्त नायक हो, नायक उसका उदात्त हो। तीसरा, पीठ मर्द उपनायक हो। पीठ मर्द उपनायक क्या है, मैं आगे समझाऊंगा। पहले आप समझे कि जो विश्वनाथ ने 5 तत्व माने हैं नाट्य रासक के, 5 लक्षण, उसमें उन्होंने कहा कि एक अंक हो, उदात्त नायक हो, दूसरा हो गया। तीसरा है पीठ मर्द उपनायक हो। चौथा है वासक सज्जा नायिका हो। और 5वां है श्रृंगार और हास्य रसों की प्रधान स्थिति हो या मुख्य स्थिति हो। यानी मुख्य तौर से श्रृंगार और हास्य रस इसमें आए, जो एक अंक का हो, जो उसमें नायक उदात्त हो, पीठ मर्द उपनायक हो और वासक सज्जा नायिका हो, वह नाट्य रासक की श्रेणी में आता है। मैंने बताया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहला निबंध लिखा है हिंदी का नाटक नाम से, और उस नाटक में उन्होंने आचार्य विश्वनाथ के 4 लक्षणों को स्वीकार किया, और उसको स्वीकार करते हुए उन्होंने नाटक के 5 लक्षण माने, मतलब 4 उनका लिया और एक अपनी तरफ से जोड़ा। तो 4 क्या लिया कि एक अंक होना चाहिए, उदात्त नायक होना चाहिए, पीठ मर्द उपनायक होना चाहिए, वासक सज्जा नायिका होनी चाहिए। लेकिन जो 5वां लक्षण था उनका श्रृंगार और हास्य प्रधान रचना, हास्य की प्रधानता हो, श्रृंगार और हास्य रस की, जो विश्वनाथ ने कहा था, उसकी जगह भारतेंदु ने कहा कि उसमें अनेक प्रकार के गीत और कम से कम 5 नृत्य का प्रावधान होना चाहिए। नाट्य रासक का लक्षण वो नाटक नामक निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र मानते हैं। तो 4 जो वो लक्षण उन्होंने माने, ठीक वही जो आचार्य विश्वनाथ ने कहे थे। लेकिन 5वें में उन्होंने श्रृंगार और हास्य की प्रधानता की जगह नृत्य और गीत की बात की, और गीत कई प्रकार के हो, नृत्य 5 हो कम से कम। अब सवाल यह उठता है कि क्या नाटक की संरचना इन 5 लक्षणों के अनुकूल है भारत दुर्दशा की? और आप देखेंगे पहली दृष्टि में ऐसा नहीं लगता। नाट्य रासक में एक ही अंक होता है, जबकि इसमें 6 अंक है। दूसरा, इसका नायक भारत जो है, इस नाटक का उदात्त चरित्र का नहीं है, क्योंकि उदात्त होने के लिए साहस, संयम, धैर्य, उदारता जैसे गुणों की जरूरत होती है। जबकि वो इतना कायर है कि खलनायक की ऊंची आवाज सुनकर ही बेहोश हो जाता है। और भारत भाग्य नाम का जो एक चरित्र है, उसके कई लाखों प्रयासों, निरंतर प्रयासों के बावजूद उठता तक नहीं। तो कहीं जाहिर से वो उदात्त नायक नहीं है। उदात्त नायक की जो समझ है उसको वो लेकर के कैरी करके नहीं चलता। अब पीठ मर्द उपनायक वह होता है जो नायक का सहयोगी हो, और जिसमें नायक से कुछ कम गुण हो, साथ ही साथ नायक को फल की प्राप्ति करने में सहायता करे। पीठ मर्द उपनायक में फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वह है जो नायक का सहयोगी हो, जिसमें नायक से कुछ कम गुण हो, और साथ ही साथ वो नायक को फल प्राप्त करने में सहयोगी। अब
आप देखेंगे कि भारत भाग्य इसमें जो है उपनायक है, पीठमध्य उपनायक, उसको एक सीमा तक आप कर सकते हैं, किंतु वह गुणों में नायक से कहीं कम नहीं है, बल्कि अधिक बढ़ा चढ़ा दिखाई पड़ता है। नायक से ज्यादा साहसी, ज्यादा हिम्मती कौन है? जो जो भारत भाग्य नाम का करेक्टर है। चौथी शर्त है वासक सज्जा नायिका की। वासक सज्जा नायिका का अर्थ ये हुआ कि जो हर तरह से सुसज्जित, मतलब रूप गुण आचरण व्यवहार भाषा भूषा सब में सुसज्जित नायिका हो, उसका संदर्भ है यहाँ पर। तो वासक सज्जा नायिका की भी शर्त यहाँ पूरी होती नहीं दिखती, क्योंकि यह इस नाटक में नायिका है ही नहीं। और आखिरी शर्त है गीत और 5 नृत्य। यह थोड़ी पूरी होती है, लेकिन यहाँ भी यह ध्यान रखना पड़ता है कि गीत और नृत्य खलनायक पक्ष में अधिक है, नायक नायिका पक्ष में, नायिका तो है ही नहीं तो नायक पक्ष में है ही नहीं। तो कुल मिलाकर इसे कायदे से नाट्य रासक कहना भी ठीक नहीं है। ये अलग बात है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खुद इसको नाट्य रासक कहा है, लेकिन जब आप समीक्षा करेंगे तो आप उन तत्वों के आधार पर उसकी पड़ताल करेंगे और बताएंगे कि न ये लास्य रूपक कायदे से है, न लास्य रूपक है, न नाट्य रासक है। तो ये एक समस्या बनी, आधुनिक समीक्षकों में भी समस्या बनी कि भारत दुर्दशा के नाट्य रूप को हम कहें क्या फिर, न वो लास्य रूपक है न नाट्य रासक है। तो हिंदी के बड़े अच्छे आलोचक थे डॉक्टर बच्चन सिंह, उन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामक किताब भी लिखी है, नाटक भी बहुत अच्छे काम किए हैं। उन्होंने भारत उर्सा नाटक को एक नाम दिया और कहा कि इसे हम अन्यापदेशिक नाटक कह सकते हैं। अन्यापदेशिक नाटक, जिसका अर्थ है वह नाटक जिसमें विभिन्न मनोभावों को चरित्रों के माध्यम से प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति दी गई हो। अन्यापदेशिक नाटक का मतलब हुआ कि वह नाटक जिसमें मानव के या मानव समाज के विभिन्न मनोभावों को चरित्रों के माध्यम से प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति दी गई। संस्कृत में आप देखेंगे तो इस परंपरा कुछ नाटक आपको मिल भी जाते हैं, लेकिन आप फिर विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बच्चन सिंह जी की बात बहुत सही नहीं है, क्योंकि भारत दुर्दशा के सभी पात्र जो है वो मनोभाव के प्रतीक नहीं। कैसे? पहले अंक में देखिए, जो योगी है, जो मंगलाचरण गाता है और भी प्रार्थना गाता है, और 5वें अंक में जो 7 सभ्य हैं, वे सब के सब वास्तविक मनुष्य के नाम के चरित्र हैं, वो मनोभाव के प्रतीक नहीं है। और इसी तरह देखिए कुछ प्रतीकात्मक चरित्र हैं, जैसे रोग, मदिरा, ये सब भी किसी मनोभाव के प्रतीक नहीं है, बल्कि ये अलग अलग स्थितियों और वस्तुओं के प्रतीक है। तो बच्चन सिंह भी अगर ये कहें कि अन्यापदेशिक नाटक कह सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रतीकात्मक ढंग से मनोभावों को पात्रों के रूप में दिखाया गया है, लेकिन वो भी 100% सत्य नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पात्र ऐसे हैं जो मनोभावों से जुड़े नहीं बल्कि वास्तविक पात्र हैं। जैसे योगी की बात मैंने कही, जैसे मैंने कहा कि जो सभ्य लोगों की बैठक होती है, वो जो सभ्य पात्र है वो सबके सब मानवीय पात्र है, मनोवैज्ञानिक कोई मनस्थिति नहीं है, मनोभाव नहीं है। और जो मदिरा और रोग जैसी चीजें, ये भी मनोभाव नहीं है, बल्कि ये वस्तुएं हैं या स्थितियां हैं। तो इस तरह से परंपरागत जो नाट्य शास्त्र हमारा है, उसमें प्रचलित जो विभिन्न नाट्य रूप हैं, उन पैमानों पर अगर हम इस नाटक की समीक्षा करते हैं तो इसके नाट्य रूप का निर्धारण संभव नहीं है, इस तथ्य के बावजूद कि स्वयं भारतेंदु ने स्पष्ट रूप से इसे नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है। हम लोग भारतेंदु की ही बात को आधार लेकर के नाट्य रासक के तत्व और लास्य रूपक के तत्व, इन दोनों को ही आधार बना करके अप्लाई करते हैं इस नाटक पे, तो दोनों ही बातें गलत साबित होती हैं और पता चलता है कि न तो ये नाट्य रासक है, न तो लास्य रूपक है। और तीसरी बात हम लोग बच्चन सिंह की अन्यापदेशिक नाटक की कहते हैं, वो भी पूरी तरह से सही नहीं बैठती। तो फिर क्या होगा? तो यह भारतेंदु की कमजोरी नहीं है, यह भारतेंदु की विशेषता है, क्योंकि कई बार जो परंपरागत वर्गीकरण रहा है वह उसका अतिक्रमण कर जाती है कुछ जो महान रचनाएं होती। मतलब ये कि जो श्रेष्ठ कविताएं होती, जैसे हम लोग जानते हैं, उनको आप अगर छंद में बांध कर लिखने की कोशिश करिए तो हो सकता है कि वो श्रेष्ठ बन ही ना पाए।
जितना हम व्याकरणिक होंगे, जितना हम नियमबद्ध होंगे, जितना हम क्लासिकल होंगे, उतने ही हम कहीं ना कहीं अपने मनोभावों को, अपनी कल्पनाशीलता को बांध देंगे, उसकी उसकी सीमा तय कर देंगे। और जितना ही हम फॉर्मेट से अलग हट के सोचेंगे, तब हम जरूर कुछ अनुशासन तोड़ेंगे, जरूर कुछ नियम कानून, कुछ प्रावधान, कुछ मापदंड उसका उल्लंघन करेंगे, लेकिन हमारी रचना श्रेष्ठ बन जाएगी। तो भारतेंदु ने ऐसा ही किया, क्योंकि वो परंपरागत जो भारतीय दर्शन रहा है, भारतीय नाट्य चिंतन रहा है, जिसमें सुखांत नाटकों की परिकल्पना की गई कि कोई भी घटना घटे लेकिन अंत में सुखांत ही होता है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता है, जिसको ऑल इज वेल बोलते हैं। और पश्चिम में त्रासदी के नाटकों की चर्चा थी, जिसमें सिर्फ निराशा ही निराशा या दुख ही दुख है। उन दोनों के बीच एक संतुलन लाने की कोशिश की है इन्होंने। कई नाटक में कई जगह आप देखेंगे कि भारतेंदु ने अगर हास्य और मनोविनोद पैदा किया है, तो दुख भी दिखाया है, और फिर तमाम निराशाओं के बावजूद आशा की एक किरण भी उन्होंने जरूर दिखाई है। यही एक सकारात्मक जीवन दर्शन है, भारतीय जीवन दर्शन है। और एक साहित्यकार से अपेक्षा भी यही होती है कि वह जब भी किसी कलात्मक रूप को प्रस्तुत करे, तो नैराश्य ही न प्रस्तुत करे, बल्कि उम्मीद की एक झलक ही दिखा सके, लेकिन दिखाए। तो ऐसे में भारत भारत दुर्दशा, इसे आप एक मिश्रित शैली का प्रतीकात्मक नाटक कह सकते हैं। मिश्रित शैली का प्रतीकात्मक नाटक भारत दुर्दशा को हम कह सकते हैं, क्योंकि यह परंपरा और आधुनिकता को साथ लेके चलता है। परंपरागत सिद्धांतों की को कुछ सीमा तक स्वीकार करता है, तो उनका अतिक्रमण भी करता है, और साथ ही साथ जो आधुनिक जीवन की समस्याएं हैं, जो सामने हमारे समय का यथार्थ बोध है, उसके प्रभाव से प्रभावित होता है, लेकिन उनसे सिर्फ निराश नहीं होता, बल्कि आशा और उम्मीद और आस्था की एक किरण वो जरूर प्रस्तुत कर देता है। ठीक है, क्लियर इतना? जी सर। जी सर। हाँ, तो ये तो हो गया आपका। हाँ, कुछ बोल रहे थे? ये तो हो गया नाटक के फॉर्मेट के रूप में, कि कौन किस तरह का ये नाटक है। अब दूसरी बात आती है कि रंगमंच के हिसाब से या अभिनेता के हिसाब से यह कितनी सफल रचना है। कोई भी नाटक तभी सफल माना जाता था जो मंच पर खेला जा सके। नाटक पढ़ने के लिए नहीं होता था, नाटक खेलने के लिए होता था। उसमें नृत्य भी होता था। नाटक शब्द ही नट से बना है, नट मतलब नृत्य, और सबसे बड़ा नर्तक नटराज शिव। तो ये पूरी दुनिया ही नृत्यमय है, पूरी सृष्टि ही नृत्यमय, यहाँ तक कि पृथ्वी नृत्य कर रही है, घूम रही है लगातार। वो भी थोड़ा टेढ़े होके घूम रही है, तो वो भी नृत्य में है। पूरी सृष्टि लय में है, नृत्य में है। तो बड़ा ही ये गंभीर शब्द हमारे यहाँ नाटक है। तो अब हम लोग इस पैमाने पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मंच पर जो प्रस्तुति है, या अभिनेयता जिसको कहते हैं, कि क्या ये अभिनय है, या नाटक क्या मंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है, क्या इसमें रंगमंचीय तत्व हैं। इसके आधार पर हम लोग इसकी चर्चा थोड़ी करेंगे। देखिए, चूंकि मैंने कहा कि नाटक की पूरी सार्थकता तभी है जब वो सफलतापूर्वक मंचित हो सके। किस लिए? क्योंकि नाटक न केवल पाठ्य विधा है, बल्कि यह एक दृश्यात्मक विधा भी है, जिसको लोग देखते हैं। और किसी भी नाटक की जो रंगमंचीयता है या अभिनेयता है, वह मूलतः इस बात से तय होती है कि नाटककार का नाटक और रंगमंच के संबंधों के प्रति दृष्टिकोण क्या है। भारतेंदु हर्षद के बारे में हम सभी जानते हैं कि वे आधुनिक हिंदी नाटक की जो विकास यात्रा रही है, उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटककार रहे। और उनकी दृष्टि में नाटक की सार्थकता मंचित होने में ही है। यानी वो मान के चलते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र कि नाटक वही सार्थक है जो मंचित किया जा सके। अब क्यों? क्योंकि भारतेंदु का जो उद्देश्य था, वो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों पर प्रभाव पैदा करना नहीं था, बल्कि गरीब और निरक्षर जनसाधारण को नवजागरण की चेतना से जोड़ना चाहते थे। और इस उद्देश्य की पूर्ति उन्हीं नाटकों से हो सकती थी जो जनता के बीच सरलता पूर्वक
और सफलतापूर्वक खेले जा सके, प्रस्तुत किया जा सके, न कि पाठ्य नाटकों से। न कि मतलब कि ये बाध्यता हो कि जो निरक्षर और गरीब जनता है, जो पढ़ना नहीं जानती, उसको हम अपने ज्ञान का पोथा देते हैं, लोग पढ़ो नाटक और नवजागरण तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा। ये तो संभव ही नहीं था। अधिकांश भारतीय अनपढ़ थे, लेकिन वो नाटक या कला रूप को समझते थे। ये हमारा हम सभी का बेसिक इंस्टिंक्ट है, मानवीय प्रवृत्ति है कि हम नाटक को समझते हैं। जो भी चल रहा होता है दृश्य, उससे पैदा होने वाले भावों को हम समझते हैं। तो भारतेंदु ने बड़ी समझदारी के साथ अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसे नाटक की रचना की थी। और यही वो कारण था जिसके चलते भारतेंदु हरिश्चंद्र न सिर्फ नाटक लिखते थे, बल्कि उसका मंचन भी करते थे, खुद भी अभिनय करते थे और अभिनय करवाते भी थे। निर्माता, निर्देशक, अभिनेता सब थे। अपने लगभग सभी नाटकों के मंचन से वो जुड़े रहे। तो अब नाटक की जो अभिनेता है, मंच पर प्रस्तुत करने की के जो पैमाने हैं, उसके कुछ खास रूप हैं। जैसे उसमें दृश्य विधान है कि नहीं, उसमें अभिनय कैसा होगा इसका संकेत किया गया है कि नहीं, वेशभूषा क्या होगी ये बताया गया है कि नहीं, या ध्वनि और प्रकाश जैसी व्यवस्थाओं का संकेत है कि नहीं है। इन सब की बातें नाटक में, जिसको हम लोग रंग निर्देश कहते हैं, वो है कि नहीं। अगर ये सब है तो कहीं ना कहीं नाटक का मंचन आसान हो जाता है। इसके अलावा उसकी भाषा, उसकी चरित्र योजना, कथानक का विकास, ये कुछ तत्व हैं जिनके सहयोग से नाटक का सफल मंचन हो सकता है। और इन्हीं तत्वों के आधार पर हम लोग भारत दुर्दशा को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे कि भारत दुर्दशा का जो दृश्य विधान है वो बड़ा सरल है और प्रभावशाली है। 6 अंकों में नाटक बटा है और सभी में 6 ही दृश्य हैं। यानी दृश्यों की संख्या इतना अधिक नहीं है कि जो नाटक का निर्देशक हो या रंगमंच का निर्देशक हो, उसको बार बार दृश्य परिवर्तन की समस्या का सामना करना पड़े। बहुत ही सरल तरीके से एक अंक में एक दृश्य, और वो दृश्य के विधान भी बड़े सरल हैं। जैसे पहले अंक में आप देखिए गली है, वीथी का दृश्य है। दूसरे अंक में सीधे उन्होंने लिख दिया श्मशान है, टूटे फूटे मंदिर है, बिखरी हुई अस्थियां हैं और कौवे, सियार और कुत्ते का दृश्य है। तीसरे अंक में आप देख रहे हैं सीधे सीधे बता रहे हैं कि मैदान का दृश्य है, जिसमें फौज के डेरे दिखाए गए हैं। 5वें अंक में आप देखेंगे तो नहीं, चौथा अंक में क्या है, हाँ, वो अंग्रेजी ढंग से सजे हुए कमरे आपको दिखाई पड़ेंगे। 5वें अंक में आप देखिएगा तो किताब खाना दिखेगा, किताब खाना जहाँ पर एक बड़ी मेज है और कुछ कुर्सियां हैं। और अंतिम अंक में आपको वन का दृश्य दिखाई देगा, जिसमें एक वृक्ष के नीचे भारत को अचेत दिखाया गया है। तो जाहिर से है ये सब इतना स्पष्ट दृश्य निर्देश है, रंग निर्देश है, कि कुछ पर्दों और कुछ वस्तुओं के सहयोग से इस दृश्य योजना को आराम से क्रिएट किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि एक मेज पर कुछ कुर्सियां जुटा लिया जाए तो फौज के डेरे दिखाने के लिए 1-2 तंबुओं की व्यवस्था हो जाए तो सभी दृश्य पर्दों से हो जाएगा, मंचित हो जाएगा। यानी आपको मेज कुर्सी बस चाहिए और तंबू दिखाना है, तंबू को दिखा सकते हैं आप। बाकी सारा काम आप पर्दों से कर सकते हैं, पर्दे ही आपका काम कर देंगे, बाकी सारा कुछ और कोई आपको दृश्य क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यह है कि यह नाटक नुक्कड़ की तरह नहीं खेला जा सकता, लेकिन थिएटर में खेलना या स्टेज पर खेलने के लिए नाटकों की दृष्टि से बहुत सरल है यह नाटक। यानी दृश्य विधान की जो कसौटी है उसके हिसाब से यह नाटक काफी परिपक्व है। अच्छा, अभिनय संकेत की जो बात है तो वो क्या है, तो हालांकि भारतीय नाट्य परंपरा में रंग संकेत देने की परंपरा कम रही है, लेकिन भारतेंदु ने थोड़ा आधुनिक शैली से प्रभावित होकर के 4-5 प्रसंगों में देखिएगा तो अभिनय का संकेत दिया है। जैसे कैसा, जो आलस्य नाम का एक चरित्र है, उसके लिए क्या वो कहते हैं, मोटा आदमी जम्हाई लेता हुआ धीरे धीरे आता है। ये अभिनय का संकेत है, रंग संकेत है कि भाई उसका अभिनय यहीं से शुरू होता है कि एक मोटा आदमी है आलस्य जो
जम्हाई लेता हुआ धीरे धीरे आ रहा है। आलसी व्यक्ति प्राय ऐसे ही होते हैं। फिर अंधकार का क्या है? अंधकार जो है वो गाता हुआ अस्खलित नृत्य करता है। अस्खलित नृत्य मतलब होता है थोड़ा डरावना, थोड़ा विभत्स किस्म का नृत्य। तो जो डराने वाले करेक्टर खलनायक होते हैं, अगर वो नृत्य भी करते हैं तो वो नृत्य बड़ा डरावना होता है। इसी तरह एक दूसरा देशी नाम का जो करेक्टर है, वो टेबल के नीचे से रो रहा है। तो यह भी रंग संकेत है या अभिनय संकेत है। तो चूंकि भारतेंदु के समय में हम देखेंगे कि जो मंच का विधान था वो ज्यादातर पर्दे पर केंद्रित था, और उस समय ऐसी तकनीकी का विकास नहीं हुआ था कि प्रकाश व्यवस्था जो की जा सके, और मंच के दृश्यों में जो परिवर्तन हो रहे हैं और उन परिवर्तनों से जो प्रभाव है उसको लाइटिंग इफेक्ट से ज्यादा तरीके से प्रस्तुत किया जा सके, वैसी कोई टेक्निक भारतेंदु के जमाने में नहीं थी। हम लोग देखते हैं ना, लाइट कैमरा एक्शन होता है सिनेमा में, नाटकों में भी आजकल थिएटर में होता है। एक खास जगह रोशनी कर दो, बाकी जगह अंधेरा कर दो। किसी एक व्यक्ति के मन भाव को प्रबल दिखाना, चारों ओर उसकी निराशा का दृश्य दिखाना है, स्पॉटलाइट डाली जाती है कि वो खड़ा स्टेज के बीचों बीच, उसके ऊपर से लाइट आ रही है और चारों ओर अंधेरा दिख रहा है। तो ये सब रंगमंचीय निर्देश होते हैं। तो चूंकि भारतेंदु के जमाने में वो तकनीकी नहीं थी, इसलिए ज्यादातर चीजें प्रकाश वगैरह का संकेत नहीं है, लेकिन पर्दे पर ज्यादा चीजें हैं, अभिनेता का संकेत है। इतना होने के बावजूद, मतलब लाइटिंग नहीं है, बल्ब नहीं था, और भारतीय परंपरा में लाइटिंग को लेकर बहुत बात भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भारतेंदु की कल्पनाशीलता देखिए कि उन्होंने एक स्थान पर प्रकाश व्यवस्था का भी रंग संकेत किया है। कब किया है? तो देखिएगा, जब अंधकार के प्रवेश का समय है तो उन्होंने संकेत दिया है। क्या लिखा है बाकायदा वहां? रंगशाला के दीपों में से अनेक बुझा दिए जाएंगे। यानी अंधेरे का प्रवेश कराना है तो उसको कैसे लाइटिंग इफेक्ट से दिखाया जाए। तो अंधकार के प्रवेश के समय उन्होंने बताया है कि रंगशाला के दीपों में से अनेक बुझा दिए जाएंगे, कई सारे दीपों को बुझा देना है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो लाइटिंग आधारित या प्रकाश आधारित रंगमंच है, ये 1950 के बाद हिंदी में विकसित होता हुआ दिखा, जबकि भारतेंदु ने 1875 में ही इसके संकेत दे दिए। तो रंगमंच के हिसाब से और प्रकाश व्यवस्था का जो ये मसला है, इसके लिहाज से 1875 कहाँ, जब भारतेंदु शुरू कर रहे थे, और 1950 जब भारतेंदु के मरे कितने साल हो गए, आजादी के इतने साल बाद लाइटिंग टेक्निक नाटक में आती है, थिएटर में आती है। भारतेंदु उसके पहले उस पर विचार कर रहे थे। फिर नाटक के जो प्रभावशाली मंचन होता है, उसमें ध्वनि तत्व का भी प्रयोग किया जाता है। ध्वनि बड़ा सपोर्ट करती है। दुख भरा दृश्य है तो हारमोनियम का जो मंद्र स्वर है उसको चला दीजिए, चंचलता का दृश्य दिखाना है तो कुछ और पिच पर धुन बजा दीजिए। तो जो ध्वनियां हैं उनका वो संवाद को और थोड़ा सा प्रोत्साहित करती है या प्रबल करती है। और ज्यादातर जो ध्वनियां हैं उनको पार्श्व से आना चाहिए। पार्श्व मतलब पर्दे के पीछे से। अब कोई बोल रहा है, उसी में आप उसके सामने हारमोनियम बजाएगा तो उसका डायलॉग तो कोई सुनेगा ही नहीं। तो नाटकीय स्थिति जो नाटक में चल रही होती है, उसका मूड क्या है, उसका उसका वो किस विषय को या किस भाव को प्रकट कर रहा है, उसके अनुसार जो पर्दे के पीछे की ध्वनियां उसको संयोजित किया जाना चाहिए। इनसे पाठकों के मन में या दर्शकों के मन में गहरा प्रभाव पड़ता है। अब आप देखेंगे कि भारतेंदु के जमाने में ऐसे पर्दे के पीछे के ध्वनियों या पार्श्व ध्वनियों के प्रयोग की परंपरा थी नहीं, लेकिन सीमित रूप में उन्होंने इसका भी प्रयोग कर दिया है। कहाँ किया है? तो फिर वही अंधकार के आगमन तथा गमन दोनों ही स्थितियों में आप देखेंगे तो उन्होंने पार्श्व ध्वनि का प्रयोग किया है। क्या है? आगमन के समय देखिएगा, लिखा है भारतेंदु ने, आंधी आने की भांति शब्द सुनाई पड़ता है। ये ध्वनि का संकेत है। उनके समय तक ऐसा नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रावधान किया कि आंधी आने की भांति शब्द सुनाई पड़ता है। जैसे दिया बुझाने की बात कर रहे थे दृश्य के लिए, उसी तरह ध्वनि का प्रभाव पैदा करने के लिए कहते हैं। आंधी आने की भांति शब्द सुनाई पड़ता है जब अंधेरा आता है, और जब जाता है अंधेरा तब
तो लिखते हैं वो कि नेपथ्य में वैतालिक गान और गीत की समाप्ति में क्रम से पूर्ण अंधकार और पटाक्षेप। मतलब पर्दे के पीछे ऐसा लगे कि वैतालिक गान हो रहा है और फिर गीत समाप्त हो रहा है धीरे धीरे, और समाप्त होते ही पूरा अंधेरा और पर्दा गिर जाए। तो जो भयावहता है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। तो इन सभी तत्वों के अलावा जो वेशभूषा है, जिसको हम लोग आहार्य अभिनय कहते हैं, उस पर भी भारतेंदु ने काफी ध्यान दिया। उन्होंने चरित्रों की वेशभूषा का साफ साफ अंकन किया है, आप ध्यान से उसमें देखेंगे ही। जैसे भारत का वस्त्र क्या होगा, भारत का आहार्य अभिनय क्या होगा, यानी किस तरह की वेशभूषा वो पहनेगा, तो उसमें लिखते हैं कि फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिल अंग। ये वो भारत के विषय में कह रहे हैं। रिपीट कर रहा हूं, कहते हैं फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिल अंग। तो जो वेशभूषा क्या होगी उसकी बात कर रहे हैं। भारत दुर्दैव के बारे में मैंने पहले भी बताया, तो क्या कर रहे हैं, वो क्रूर, लिखते हैं क्रूर, आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी वेश, हाथ में नंगी तलवार लिए। ये भारत दुर्देव का है। मदिरा के विषय में क्या लिखते हैं, लिखते हैं सांवली सी स्त्री, लाल कपड़ा, सोने का गहना, पैर में घुंघरू। डिसलॉयल्टी को क्या लिखते हैं, पुलिस की वर्दी पहने। इसी तरह आप देखिएगा जो निर्लज्जता है उसका भी उन्होंने उसके वेशभूषा का जिक्र किया है। आशा नाम की जो पात्र है उसकी भी वेशभूषा का जिक्र किया है। तो ये सारी सावधानियां भारतेंदु ने बरती। साथ ही साथ भारत दुर्दशा की रंगमंचीय सफलता में जो और तत्व हम लोग को दिखते हैं भारतेंदु की तरफ से, वह है उसकी भाषा की सहजता। बेहद सहज भाषा का प्रयोग किया उन्होंने, सरल संवादी भाषा, बातचीत करती हुई भाषा, एकदम कसी हुई संवाद योजना। संवाद छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। मुहावरों का प्रयोग किया, लोकोक्तियों का प्रयोग किया, और हास्य विनोद के जो मनोरंजक प्रसंग हैं उनका भी प्रयोग किया है। तो यानी एक कम्युनिकेटिव नाटक, एक संप्रेषणीय नाटक या सफल नाटक के जो जो तत्व हो सकते हैं उन पर विचार किया। लेकिन अब चूंकि आप समीक्षा कर रहे हैं तो सबसे तारीफ ही तारीफ नहीं करना है, थोड़ा आपको इसके ड्रॉबैक्स को भी दिखाना है। तो आपको बताना चाहिए कि जैसे कुछ तत्व इस नाटक में है जो मंच के प्रभाव को कमजोर करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, गीतों की अधिकता, बहुत ज्यादा गीत है। 6 अंकों का छोटा सा नाटक है और उसमें 15 गीत है, और कुछ गीत तो बेहद लंबे हैं। अब नाटक में गीत ही चल रहा है तो कथा का प्रवाह तो भंग होगा ही होगा। नाटक में अगर बहुत देर तक गीत होगा तो जनता सो जाएगी, है ना। तो चरित्रों की भी बहुत अधिकता है, और वो प्रतीकात्मक है, यह भी एक समस्या ही है। और जिसके कारण दर्शक किसी भी चरित्र से आप देखिएगा निरंतर सहज संबंध नहीं बना पाता। मतलब पात्र ऐसे हों जो मनोभावों की अपेक्षा, अगर कोई व्यक्ति रहता है जिनसे जाना चीना टाइप लगता है व्यक्ति का नामकरण, तो लोग उससे उससे बड़ा अटैच्ड रहते हैं। और मनोवैज्ञानिक पात्र सब है, मनोभावों को लेकर चल रहे हैं, उनसे दर्शक मंच पर जो देखेगा वो बहुत देर तक सहज रूप से नहीं जुड़ा रह पाएगा। एक और कमी है कि जो संवाद योजना है भले ही कसी हुई है, छोटी है, लेकिन कहीं कहीं स्वगत कथन जो है, मतलब अपने आप से कहने वाली बातें, वो काफी लंबे हैं, और कहीं कहीं संवाद भाषण जैसे दिखाई पड़ने लगते हैं। संवाद जो है बातचीत की जगह भाषण जैसे लगने लगता नहीं कि बातचीत हो रही है बल्कि भाषण हो रहा है। और कहीं ना कहीं इन सब के चलते जो नाटक के चलते एक तनाव क्रिएट होता है, तनाव मतलब एक कसावट क्रिएट होती है, उस पर भावुकता जैसी चीजें ज्यादा दिखने लगती है। रुदन जैसा नाटक हमेशा विकसित होना चाहिए। शुरू हुआ, फिर उससे ज्यादा कसी हुई भावना है, फिर उससे कसी हुई भावना, नाटक एकदम कॉम्पैक्ट होता, कसा हुआ नाटक होना चाहिए। लेकिन जब उसमें भावुकता के तत्व आने लगते हैं, रोना गाना ज्यादा होने लगता है, तो कहीं ना कहीं वो फिर आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। हाँ, कहीं कहीं कुछ देसी शब्द भी उन्होंने प्रयोग किए,
कुछ गंवाई शब्दों का भी प्रयोग किया, जिससे सभी दर्शक उसके अर्थ को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। और कहीं कहीं आप देखेंगे कि कुछ जगह पे जहाँ पे होना चाहिए था कि रंग संकेत करते हुए कि पर्दा कैसा होगा, ध्वनि कैसी होगी, वहां पर वो नहीं करते, जबकि जरूरी लगता है। तो अगर जो भी नाटक को प्रस्तुत करेगा उसके लिए एक समस्या बन जाती है। तो अब चूंकि आपने अच्छा भी बताया, बुरा भी बताया, लेकिन अंततः आपको भारतेंदु को अच्छा ही साबित करना है, तो इसलिए आप ये बताएंगे कि चूंकि रंगमंचता में जो ये के जो तत्व हैं वो भारतेंदु की सीमा नहीं है, बल्कि उनके समय की सीमाएं हैं। संस्कृत में जो नाटक होते थे उनकी नाट्य परंपरा खत्म थी, समाप्त हो चुकी थी। भारतेंदु ने उनको पुनर्जीवित किया था और रंगमंच में उन्होंने संस्कृत नाटकों की परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था और आधुनिक नाटक को भी उसके साथ मिलाने की कोशिश की थी। तो ये कठिन काम था और इस कठिन काम में जाहिर सी बात है कुछ चूक हो सकती है, लेकिन उनका उद्देश्य कहीं से भी कमजोर नहीं था। और आप इसका प्रमाण ये है कि लखनऊ, बनारस और बलिया तीनों जगहों पर इस नाटक का कई कई बार सफल मंचन हुआ था। तो कुल मिला जुलाकर अगर इस नाटक को आप देखेंगे कि नाटक में थोड़ा सा अगर इसको बहुत लेके आप टिपिकल ना हो कि जैसा कहा गया एकदम वैसा ही प्रस्तुत हो, तो थोड़ा बहुत छूट अगर निर्देशक को दे दी जाए और गीतों को कुछ थोड़ा छोटा कर दिया जाए या कम कर दिया जाए और भाषा को अपने समय के अनुकूल थोड़ा सा ये करने की इजाजत अगर निर्देशक को मिले, तो कोई दो राय नहीं कि यह एक सर्वश्रेष्ठ नाटक होगा रंगमंच के हिसाब से, अभिनेता के हिसाब से। ठीक है, तो मेरी तरफ से तो इतना ही रहा। आप लोगों को कुछ पूछना है? सर, इसके मुख्य पात्र कौन रहेंगे? मुख्य पात्र इसका देखिए वही चर्चा शायद आप